तो बच्चों, हम लोग क्लास 9th हिंदी आज कंप्लीट करेंगे और आज हम अंतिम चैप्टर संत रविदास या संत रैदास जी को पढ़ेंगे। ठीक, आपके ये भक्तिकालीन कवि हैं संत रैदास। तो उनका केवल एक पद यहाँ पर दिया गया है जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अगले क्लास मतलब क्लास 10वीं क्लास 10th के सब्जेक्ट पर बात करेंगे, पाठ्यक्रम पर बात करेंगे कि उसमें हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, उसके बारे में हमें पढ़ना है आज के वीडियो में यही। उसके बाद अगले वीडियो से आपको क्लास 10th की क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी। और सबसे पहले वहाँ पर काव्य ही शुरू करेंगे। ठीक, और आपको सूरदास से शुरू करेंगे जो वहाँ पर पहला चैप्टर है। और आपको एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि क्लास जो हाई स्कूल की हिंदी है, ठीक, उसमें चाहे वो गद्य का पोर्शन हो, चाहे पद्य का पोर्शन हो, चाहे संस्कृत का हो, सभी पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चूँकि अभी तक क्लास 9th तक क्या होता था कि आपके टीचर्स जितना पढ़ाते थे आप वहाँ पर उसको उतना पढ़ते थे, टीचर्स के द्वारा पेपर बना दिए जाते थे। लेकिन अब आगे आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पर हम कुछ भी चीज़ ना छोड़ करके और ना तो इधर उधर करके वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर हम वहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो चूँकि पेपर बोर्ड की तरफ से आना है तो हमें बोर्ड के नज़रिए से अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट रखना है। ठीक, लेकिन उससे पहले आज हम पहले क्लास 9th का अंतिम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। ठीक, तो संत रैदास जी को हमें पढ़ना है। इनका एक पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक, इनकी कोई रचना नहीं है ये, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कोई रचना नहीं है। ठीक, ये इनकी एक रचना है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक, इनकी रचनाएं अलग हैं तो उसी एक रचना से ये एक पद लिया गया है। ठीक, उसका एक पद लिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं कि ठीक ये गेय पद में है। तो इसको आप लोग रेडियो पर, यूट्यूब पर भी इस गीत को सुने होंगे। ठीक, तो है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर संदर्भ आपको पता होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के, ठीक, हिंदी काव्य संकलन के रैदास जी द्वारा रचित एक पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक, से लिया गया है। और इसका जो प्रसंग होगा, यहाँ पर प्रसंग ये होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में संत कवि, ठीक, प्रस्तुत पंक्तियों में संत कवि रैदास जी ईश्वर का सानिध्य, ठीक, ईश्वर का सानिध्य या ईश्वर की निकटता पाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और उसी ईश्वर में अपने आप को मिला देना चाहते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। अब व्याख्या की बात करते हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहाँ पर संत रैदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम चंदन के जैसे बहुमूल्य और खुशबूदार हो, सुगंधित हो। ठीक,
जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से चंदन को अगर शरीर में लगा लिया जाता है, अंग अंग में लगा लिया जाता है, तो उसकी जो पूरी बास मतलब क्या होता है, उसकी जो सुगंध होती है पूरी की पूरी शरीर में समा जाती है। वैसे ही मैं अपने आप को तुमसे मिलाकर अपने हृदय में आपको बसाना चाहता हूँ। ठीक, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक, यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से कवि कह रहा है कि हे प्रभु आप क्या हैं, चंदन के समान हैं। आप क्या हैं, चंदन के समान हैं। जिस प्रकार से चंदन क्या होता है, बहुत मूल्यवान है। ठीक, ठंडक देने वाला होता है, खुशबूदार होता है, और उसको शरीर में लगाने से क्या होती है, उसकी सुगंध शरीर में समाहित हो जाती है। तो वैसे ही मैं भी अपने आप को आपसे मिलाकर क्या करता हूं, अपने हृदय में बसाना चाहता हूं। ठीक, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। देखिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे प्रभु हे ईश्वर, तुम घने जंगल के समान हो। ठीक, क्या हो, घने जंगल के समान हो, और हम मोरा, और क्या है, मैं उस जंगल में विचरण करने वाला एक मोर हूं। ठीक, कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। घन मतलब घना, वन मतलब जंगल, वन। ठीक, तो कवि कह रहा है कि हे प्रभु आप क्या हैं, एक घने जंगल के समान हैं, और मैं उसमें विचरण करने वाला क्या हूं, एक मोर हूं। और जैसे चितवत चंद चकोरा, कवि कह रहा है कि हे प्रभु जिस प्रकार से चकोर पक्षी, ठीक, जिस प्रकार से चकोर पक्षी क्या करता है, हमेशा चंद्रमा की मतलब चंद चकोरा मतलब चांद का इंतजार करता रहता है, हमेशा चांद की प्रतीक्षा करता रहता है, चांद को देखना चाहता है। तो वैसे ही उस चकोर पक्षी की तरह ही मैं भी हमेशा आपका इंतजार करता हूँ। ठीक, आपसे मिलने की, हमेशा आपको देखने से, आपसे मिलने की हमेशा मैं इच्छा हमारी रहती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। ठीक, कवि कह रहा है कि हे प्रभु आप क्या हैं, एक घने जंगल के समान हैं, और मैं तो उसमें विचरण करने वाला क्या हूं, एक मोर हूं। ठीक, मतलब आप क्या हैं, विशाल हैं, मैं तो एक तुच्छ प्राणी के समान हूं। और जैसे चितवत चंद चकोरा, कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से चकोर पक्षी को हमेशा चांद का इंतजार रहता है, चकोर पक्षी हमेशा चांद का इंतजार किया करता है, तो वैसे ही ये मेरा मन भी हमेशा आपका इंतजार करता है। ठीक, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कवि कह रहा है कि हे प्रभु तुम क्या हो, दीपक हो, और उसमें जलने वाली बत्ती क्या है, हम हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। कवि कह रहा है कि हे प्रभु आप क्या हैं, आप तो दीपक हैं, और उसमें जलने वाली बत्ती हम हैं। ठीक, मतलब आपके बिना हम क्या हैं, अधूरे हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, कह रहे हैं कि जिसके कारण आज हमारे जीवन में इतना प्रकाश उत्पन्न हुआ है। ठीक, जिसके कारण आज हमारे जीवन में इतना प्रकाश उत्पन्न हुआ है, तो वो आपकी कृपा से हुआ है, क्योंकि आप क्या हैं, दीपक हैं, हम तो केवल उसमें क्या हैं, हम तो उसमें जलने वाली बत्ती ही हैं। ठीक, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। कवि यहाँ पर अपने आप को ईश्वर से मिला देना चाहता है। कवि कह रहा है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कह रहा है कि हे प्रभु आप क्या हैं, आप तो मोती के समान हैं, और मैं क्या हूँ, धागा हूँ। ठीक, तो जिस प्रकार से धागा के बिना मोती अधूरा रहता है, ठीक, और मोती है तो धागा नहीं है, अगर धागा है तो मोती नहीं है, तो दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है, दोनों का कोई वजूद नहीं है। ठीक, तो उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मतलब कह रहा है कि हे प्रभु आप क्या हैं, आप हम में समाहित हो जाएंगे। ठीक, जिस प्रकार से मोती
धागे से मिलकर एक माला का निर्माण करती है। तो अगर आप भी अगर आप भी मुझ में समाहित हो जाएंगे तो मेरा भी जीवन क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मेरे जीवन का भी उद्धार हो जाएगा। और जैसे सोना ही मिलत सुहागा, कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से सोना क्या होता है, सुहागा से मिलकर और भी चमकदार हो जाता है। ठीक करें कि जिस प्रकार से सोना सुहागा से मिलकर चमकदार और चमकदार हो जाता है और चमकता है, तो वैसे ही आपसे मिलकर हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, प्रकाशवान हो जाएगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप तो हमारे मालिक हैं, आप तो हमारे स्वामी हैं। ठीक, मैं तो आपका एक छोटा सा एक तुच्छ दास ही हूँ, तो मैं एक दास की भावना से आपकी ऐसी भक्ति करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर एक संत रैदास जी की क्या है, एक वाणी के रूप में एक पद्य था। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका काव्य सौंदर्य होगा उसको भी देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य यहाँ पर अवधी भाषा है। ठीक, क्या है, अवधी भाषा है। और अगर अलंकार देखें तो यहाँ पर जैसे चितवत चंद चकोरा, तो चितवत चंद चकोरा मतलब अनुप्रास अलंकार भी होगा। ठीक, क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। और गेय पद में क्या है, ये इनका शैली है गेय पद। ठीक, तो यहाँ पर इतना ही आपका क्या है, ये है। हाँ, एक चीज और हम आपको बता दें कि भक्ति काल में जितने भी अगर देखा जाए तो कवि हुए हैं, तो उनके साथ दास शब्द लगा है। क्या लगा है, दास जुड़ा है। तो दास जुड़ने का मतलब भी यही था कि वहां पर क्या थी, भक्ति काल की बात करें तो अगर सगुण भक्ति शाखा की बात करें तो वहां पर क्या था, सगुण और निर्गुण दोनों की अगर हम बात करें तो वहां पर दास की भावना थी। मतलब जो कवि होता था, जो लेखक होता था, जो रचनाकार होता था, वो क्या करता था, वो अपने आप को तुच्छ समझकर ईश्वर के सामने अपने आप को तुच्छ समझता था, उनका दास समझता था। इसी कारण से आप देख लीजिए, चाहे अष्टछाप कवियों के नाम, चाहे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, संत रैदास, चाहे जिसका भी नाम आप देख लीजिए, सबके साथ क्या है, दास जुड़ा हुआ है। तो दास जुड़ने की एक परंपरा ये भी रही है, इसका कारण ये भी रहा है। ठीक, तो ये आपका आज से क्लास 9th का सिलेबस कंप्लीट हुआ। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, आज क्लास 10th का तो नहीं शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्लास 10th का जो सिलेबस है, ठीक, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो उसी के अनुरूप हमें क्या करना होगा, आगे का कार्यक्रम बनाना होगा, वैसे हमें पढ़ाई करनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो है क्या है, हाई स्कूल की जो परीक्षा है, हाई स्कूल परीक्षा के लिए क्या है, हिंदी का क्या है, जो पाठ्यक्रम है, ठीक, जो सिलेबस है वो हमें पढ़ना है। और ये सिलेबस किसके लिए होगा, 2020 और 21 के लिए। ठीक, सत्र 2020 और 21 के लिए होगा। अभी तो जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, अभी क्या है कि आज जिस तरीके से यूजीसी की रिपोर्ट आई है, तो उससे लग रहा है कि इस बार का सत्र क्या होगा, लेट होने वाला है। तो अभी जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि जुलाई से हो सकता है कि आपका शुरू किया जा सके सत्र, लेकिन जिस तरीके से आज रिपोर्ट आई है, क्या बोलते हैं, यूजीसी जो शैक्षिक संस्थानों के लिए, तो वहां पर ये कहा गया, वहां पर रिपोर्ट दी गई है कि अभी स्कूल कॉलेज खोलना क्या है, संभव नहीं है। मतलब उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि सितंबर से, क्या है, सितंबर से न्यूज ऐसी आ रही है कि सितंबर से आपका नया सत्र शुरू हो सके। ठीक, तो मतलब जुलाई अगस्त तो आपका सवाल ही नहीं उठ रहा है, लेकिन अगर स्थिति सुधरती है तो वो तो सरकार को ही डिसीजन लेना है। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस तरफ ध्यान ना देकर हमें अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। तो हम तो मानकर ही चलेंगे कि सत्र 2020-21 का क्या है, ये होगा। तो अब देखिए, आपका जो वहां पर पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है, वो होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या होता है, हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, ये टोटल होता है कितने, 10 अंक का होता है। मतलब 10 नंबर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से मिलने हैं। और इसमें भी डिवाइडेशन होता है, मतलब गद्य और पद्य। ठीक, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में 5 क्वेश्चन गद्य से आता है और 5 नंबर का 5 क्वेश्चन किससे आता है, पद्य से आता है। मतलब 5-5 अंक के ये डिवाइड रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया 10 अंक का। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपका आता है वो क्या आता है, वो आता है गद्यांश। ठीक, क्या आता है, गद्यांश की व्याख्या करने के लिए आती है। ठीक, गद्यांश की व्याख्या करने के लिए आती है। तो वहां पर क्या है, आपके बुक में जो गद्य दिए गए हैं, जो निबंध कहानियां दी गई हैं, वहां से ये क्वेश्चन आता है। और वो होता है टोटल कितने, 6 अंक का होता है, मतलब 6 नंबर का होता है। कितने, 6 नंबर का होता है। तो वहां पर देखिए किस तरीके से डिवाइड किया रहता है। वहां पर डिवाइड करता है, देखिए यहाँ पर 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है संदर्भ। ठीक, आपको क्लास 9th का भी पढ़ाते समय बार बार बता रहा था, यहाँ पर संदर्भ और उसके बाद प्रसंग यहाँ पर ना होकर के क्या होता है बता रहे हैं। और उसके बाद ये होती है व्याख्या। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, गद्यांश पर आधारित क्या होता है, प्रश्न होता है। ठीक, यहाँ पर लिख नहीं रहे लेकिन आप जानिए गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि 2 नंबर आपका संदर्भ का होगा, 2 नंबर व्याख्या का होगा और 2 नंबर उस प्रश्न का मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल आपको 6 नंबर मिलेगा। तो गलती कहाँ होती है, बच्चे कहते हैं सर पूरा तो करके आए हैं, नंबर कहाँ कटा। तो आप करते क्या है कि पता लगा व्याख्या कर दिए, संदर्भ नहीं लिखे। ठीक, तो 2 नंबर तो कटना ही कटना है। बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीजों को ध्यान देकर हमें एग्जाम में जाना है। फिर उसके बाद जो आपका होता है अगला नंबर आता है, वो आता है पद्यांश की व्याख्या। क्या होता है, पद्यांश की व्याख्या करने के लिए आता है। ठीक, अब पद्यांश की व्याख्या भी क्या होता है, ये भी 6 अंक का होता है। ये भी कितने अंक का होता है, 6 अंक का होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें संदर्भ होता है। क्या होता है, संदर्भ होता है। फिर क्या होता है, अब देखिए संदर्भ और ये प्रसंग और प्लस व्याख्या, समझिएगा बात को। ठीक, और फिर उसके बाद होता है क्या, काव्य सौंदर्य। क्या होता है, काव्य सौंदर्य। इस तरीके से ये डिवाइड रहता है। बात समझ में आ रही है। मतलब आपका जो ये डिवाइड है वो किस तरीके से है, इसको जानिए पहले। मतलब आपका 1 नंबर का क्या होगा, संदर्भ होगा। 1 नंबर का क्या होगा, संदर्भ होगा। और प्रसंग और व्याख्या को मिलाकर ये 4 नंबर का होता है। ठीक, प्रसंग और व्याख्या मिलाकर ये कितने का होगा, 4 नंबर का होगा। और 1 नंबर आपका काव्य सौंदर्य का मिलता है। अगर आप सब कुछ करते हैं, आप संदर्भ लिख दिए, प्रसंग लिख दिए, व्याख्या लिख दिए, तब भी आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक, और वैसे भी हिंदी का जो सिलेबस होता है वो अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो नंबर कटने का चांस होता है वो केवल 2 ही स्थान पर होता है, बाकी और आपका नंबर कहीं कटने वाला नहीं है। बस आप अपनी ओवर राइटिंग पर ध्यान दीजिए और कॉपी को साफ साफ लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नंबर कटेगा कहाँ, एक तो यहाँ व्याख्या में कट सकता है। ठीक, और 1 नंबर अगर आप बहुत अच्छे से किए हैं, एकदम साफ सुथरा लिखे हैं, तब तो आपको 6 का 6 नंबर मिल जाएगा। नहीं तो वहां पर अगर ओवर राइटिंग या कुछ किया गया तो वहां पर क्या होता है, आपको 1 नंबर दोनों में काट लिया जाएगा। तो 2 नंबर आपका यहाँ से कट जाएगा। जो अगर आपको बचाना है तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करके जाना होगा। ठीक, और संस्कृत में आपका नंबर कटना नहीं है। और आपका जो जीवन परिचय आता है वहां पर भी नंबर नहीं कटना है। नंबर अगर आपका कटना है तो ये इसी में आपका आसपास में कट जाएगा। और एक जगह नंबर कटेगा निबंध में। ठीक, अगर आप बहुत अच्छा निबंध लिखेंगे तब आपका 6 नंबर में से 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, तो 1-2 नंबर मान के चलिए कि निबंध में भी आपका नंबर क्या होता है, कट जाता है। बाकी
आपका कहीं नंबर कटने का चांसेस नहीं होता है। ठीक, तो अगर हमें इन सब चीजों पर पकड़ बनाकर चलें तो क्या कर सकते हैं, आसानी से बस ज्यादा नहीं 3-4 महीने की अच्छी मेहनत करके हम कितने मार्क्स, मतलब 100 नंबर में 95 से 97, ठीक 95 से 97 इतना मार्क्स हम ला सकते हैं हिंदी के सब्जेक्ट में। बात समझ में आ रही है। तो और होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइंस मैथ इसी में लगे रहते हैं। अब पता लगा साइंस में आपने 95% पाया और मैथ में आपने 99 ले लिया और हिंदी में आ गए आप 87-85, ठीक, सोशल साइंस में आप आ गए 85-89, तो वहां क्या होता है, आपका पूरा का पूरा परसेंटेज जो होता है वो एवरेज होकर 89 और 90 के एबव में हो जाता है। ठीक, तो हमें हर सब्जेक्ट पर अच्छे तरीके से पकड़ बना के चलना है, तभी हमारा क्या होगा। तो हमें यूपी बोर्ड में ओवरऑल हमें कम से कम इतना टारगेट करके चलना है कि हमें इतने नंबर हर सब्जेक्ट में लेकर चलना है। ठीक, अब इसके बाद फिर यहां पर बात करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब इसके बाद जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बनता है वो आता है संस्कृत, मतलब जो आपके हिंदी की बुक में संस्कृत है वहां से। ठीक, मतलब संस्कृत गद्यांश या श्लोक का हिंदी अर्थ, मतलब हिंदी अर्थ लिखने के लिए आता है। ठीक, तो वहां पर क्या होता है, एक पद्यांश गद्यांश दिया रहेगा, श्लोक दिया रहेगा, वो क्या होता है अथवा करके देता है। तो आप चाहे गद्य का जो है हिंदी अर्थ लिखिए, चाहे श्लोक का, दोनों में से कोई एक करना होता है। दोनों में से क्या होता है, कोई एक करना होता है। और ये कितने नंबर का होता है, और ये होता है 4 नंबर का। ये कितने का होता है, 4 अंक का आपका होगा। और ये कैसे डिवाइड होता है, ये संदर्भ होता है, ये संदर्भ होता है। और क्या होता है, संदर्भ के साथ ये हिंदी अर्थ जुड़ा रहता है। ठीक, संदर्भ के साथ क्या होता है, हिंदी अर्थ आपका जुड़ा रहता है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या हो जाता है, तो यहां पर इस तरीके से ये 1+1+3 इस तरीके से डिवाइड रहता है। मतलब 1 नंबर आपको संदर्भ का दिया जाएगा और 3 नंबर आपको अर्थ लिखने के लिए उसका अगर आप हिंदी में अनुवाद करते हैं तो वो दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हमें अब वहां पर क्या होता है, पेपर में डिवाइड किया रहता है, वहां लिखा रहता है 2+2+2, तो स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि क्या दिया है, तो वो आपको ये चीज सब डिवाइड करके दिया रहता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक एक अंक को पकड़कर चलना है, तभी वहां तक हम पहुंच पाएंगे। और बच्चे क्या सोचते हैं, कहते हैं 6 नंबर की व्याख्या आती है। ठीक, अब वहां पर क्या गए, 6 नंबर की व्याख्या के चक्कर में व्याख्या करके चले आए और मिला कितना, 2 नंबर। ठीक, मिला कितना, 2 नंबर। उनको केवल क्या पता है कि व्याख्या आती है, लेकिन व्याख्या के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हैं उसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद आता है जीवन परिचय। क्या आता है, जीवन परिचय। इसको ध्यान दीजिएगा। जो जीवन परिचय होता है ये आपका कितने नंबर का होता है, ये आपका आता है 6 अंक का। जो जीवन परिचय है वो होता है कितने अंक का, 6 अंक का होता है। बात समझ में आ रही है। ये कितने अंक का होता है, 6 अंक का होता है जीवन परिचय। अब ये कैसे डिवाइड होता है, आप किससे, गद्य से एक जीवन परिचय लिखना होता है और एक किससे, पद्य से। मतलब 2 जीवन परिचय आते हैं। मतलब ये 3+3 में डिवाइड रहता है। ठीक है ना, वहां पर आपको दिया रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया तो का नंबर दे दिया। का में कहा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक की का जीवन परिचय और रचना, एक रचना। ठीक, तो वहां पर क्या होता है, इस तरीके से जो डिवाइडेशन है इसका वो इस तरीके से होता है। यहां पर और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, इसको आप अच्छी तरीके से समझिए। ये तो जीवन परिचय का हो गया। ठीक, मतलब इसका गद्य से 3 नंबर का और पद्य से 3 नंबर का। ये बात समझ में आ रही। लेकिन यहां डिवाइड कैसे रहता है, ये आपका 2 नंबर जो होता है वो जीवन परिचय का होता है और 1 नंबर होता है किसका,
या तो वहां पर दे देता है एग्जाम में कि जीवन परिचय लिखते हुए भाषा शैली का उल्लेख कीजिए, या तो दे देता है कि जीवन परिचय का उल्लेख करते हुए, जीवन परिचय का उल्लेख करते हुए किसी एक रचना का, या टोटल रचना दे दे। ठीक, वो तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वो क्या है, तो वहां पर क्या होता है, 1 नंबर आपका वहां होता है। ठीक, और एक चीज आपको करना है, जीवन परिचय लिखने के बाद क्या होता है, जब एक रचना दे देता है तो बच्चे क्या करते हैं, नीचे वहीं पर लिख देते हैं। तो होता क्या है कि कॉपी चेक करते समय उस पर एग्जामिनर का ध्यान हो सकता है कि ना जाए, तो आपका 1 नंबर कट जाए। तो वहां पर क्या करेंगे, जैसे ही जीवन परिचय आपका कंप्लीट हो, बढ़िया उसको आपको मोटे अक्षरों में वहां पर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये फला क्वेश्चन नंबर का ये आपका क्या है, रचनाएं डालकर वहां पर तब आप लिखेंगे। उसके बाद एग्जामिनर का ध्यान, मतलब आपको कॉपी में ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक लिखना है कि हर टॉपिक पर एग्जामिनर का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो और आपका नंबर लिखने के बाद भी ना कटे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर तो ऐसे ही गद्य में भी होता है और ऐसे ही पद्य में भी होता है। तो ये 3 नंबर इस तरीके से आपका डिवाइड रहता है। तो बात समझ में आई, ये आपको बात समझ में आई। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया। हाँ, एक चीज और होता है आपके जो आता है, ये जो मैं क्रम डाल रहा हूं ये आपका क्वेश्चन नंबर क्रम नहीं है। ठीक, मैं आपको केवल सिलेबस बता रहा हूं, नहीं तो आप सोचिए 6ठे नंबर पे यही वाला क्वेश्चन आता है। ठीक, हमें क्या करना है, 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। और ये कहां से आता है, ये आता है संस्कृत से। कहां आता है, संस्कृत से। ठीक, आपकी जो बुक है हिंदी की, उसमें जो संस्कृत है वहां से आता है। और शायद 4 या 5 क्वेश्चन देता है, उसमें से आपको 2 का आंसर देना होता है और ये आता है 2 अंक का। ये कितना आता है, 2 अंक का आता है। अब बात समझ में आई। तो इतना क्या हो गया, इतना आपके जो टेक्स्ट बुक है, जो आपके पास किताब है, उससे हमें इतना पढ़ना है। ठीक, उतना हमें क्या करना है, इस सिलेबस के हिसाब से हमें वहां पर उसको पढ़ना है। ठीक, तो अब इसके बाद क्या है कि जो हिंदी व्याकरण वाला जो पोर्शन है उसको देखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे जो है हम देखते हैं हिंदी व्याकरण से किस तरीके से आता है। ठीक, हिंदी व्याकरण से किस तरीके से आता है, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आज हम देख लेते हैं। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस देखने के बाद हम क्या करेंगे, कल से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। ठीक, सबसे ज्यादा जरूरी होता है पढ़ने से पहले हमें किस तरीके की तैयारी करनी है वो जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, जो व्याकरण में होता है उसमें आता है रस। क्या आता है, रस। ये कितने अंक का होता है, 2 अंक का होता है। ठीक, क्या होता है, 2 अंक। यहाँ क्या आता है, रस के आपसे पहचान या लक्षण पूछ लेगा, स्थायी भाव पूछ लेगा, या तो क्या करेगा, कोई एक एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा रस है। कहने का मतलब ये सब चीजें क्या है, बिल्कुल फ्री का नंबर देने वाले हैं, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। आपको यहाँ पर एक भी अगर 2 नंबर का है, अगर आपने ओवर राइटिंग बचा लिया है तो आपको 2 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, कोई आपका नंबर काटने वाला नहीं है। जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिया और पूछा कि यहाँ पर बताइए प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपको केवल एक शब्द लिखना है, क्या, करुण रस या शांत रस, बस हो गया। ठीक, अब इसमें भी आपको 2 नंबर मिलने वाला है। बात समझ में आ रही, 2 शब्द का 2 नंबर। ठीक, और अगर एग्जाम्पल दे दिया गया तो आप 2 लाइन लिख दीजिए। ठीक है ना, तो उस तरीके से पूरी की पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर होगी। और उसके बाद क्या आता है, अलंकार आता है। क्या आता है, अलंकार आता है। ठीक, अलंकार में भी आपको क्या करना है, 2 तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। या तो दे देगा, कोई अलंकार दे देगा, वहां पूछेगा क्या, वहां पूछेगा कि दिए गए अलंकार के लक्षण बताइए और एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है आपको, जब लक्षण पूछेगा, परिभाषा पूछेगा वहां पर, तो आप परिभाषा देने के बाद एग्जाम्पल भी देंगे, तभी पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, और अगर उसने काव्य पंक्तियां दे दिया और पूछा कि
इसमें कौन सा अलंकार है, तब तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक, तो आप केवल वहां पर अलंकार बता के निकल लेंगे। और इस तरीके से आपका मतलब टाइम बचा के, ये भी 2 अंक का होता है और टाइम आपका भी कम लगेगा और आराम से पेपर को सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, छंद की बात आती है। ठीक, छंद भी क्या आता है, 2 अंक का आता है। ठीक, ऐसे इसमें भी होता है, या तो छंद के लक्षण पूछ लेगा या तो वहां पर खुद ही पंक्तियां देकर पूछेगा कि इसमें से कौन सा छंद है। ठीक, तो 2 तरीके से बनेगा। अब दोनों तरीका आपको पढ़ाया जाएगा एग्जाम में, तैयारी हमारी पूरी रहेगी। एग्जाम में बोर्ड चाहे जो तरीका अपनाए, हमें हर तरीके का आंसर देना होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आता है उपसर्ग। देखिए उपसर्ग जो होता है ये आपका 3 अंक का आता है। ठीक, ये ध्यान देना है, उपसर्ग कितने नंबर का आता है, 3 अंक का होता है। और वहां पर होता क्या है, आपको कुछ उपसर्ग दे देगा। ठीक, जैसे 5-6 उपसर्ग दे दिया तो कहेगा कि इसमें उपसर्गों का प्रयोग करके 3 शब्द बनाइए। क्या करना है, 3 उपसर्गों का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। जैसे वहां पर दे देगा उप, ठीक, दे दिया, एक दे दिया, तो अब इससे हमें एक शब्द बना लेना है, उपकार। ठीक, जैसे दे दिया परा, ठीक, इससे एक बना लिए पराजय। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही वहां पर उप, परा, अभी, ठीक, ऐसे ही 6-7 5 देता है, तो उस 5 में से हमें एक का प्रयोग करके, मतलब 3 का प्रयोग करके एक शब्द बनाना रहेगा। ठीक, तो ये आपका कितने नंबर का, मतलब यहां पर भी देखिए ये 1 नंबर आपको दे रहा है, ये 1 नंबर दे रहा है, और ऐसे ही कोई और आपका उपसर्ग रहेगा वो भी 1 नंबर देगा। मतलब अब बताइए, आप खुद ही बताइए कि क्या यहाँ पर किसी तरीके से नंबर कटेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया, जैसे आपने लिखा इसको गलत काट दिया, ठीक, तो अब उसके पास तो है ना एग्जामिनर के पास नंबर काटने का, चाहे वो 1/2 ही लगा के दे दे, चाहे वो 1/2 मतलब आधा नंबर ही दे, आप बाद में सही करें, लेकिन उसने ओवर राइटिंग पर आपका क्या किया, नंबर काट लिया। तो इसीलिए आंसर देने से पहले भी हमें क्या करना है, आंसर देने से पहले भी हमें क्या करना है, सोच समझकर कि जिस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं क्या वो सही है, मतलब मुझे अच्छी तरीके से पता है या नहीं पता है। ठीक, उस पर पूरी तरीके से सोच विचार करने के बाद ही आप आंसर देंगे। ठीक, तो उसके बाद आता है प्रत्यय, और प्रत्यय भी क्या होता है, ये 2 नंबर का होता है। प्रत्यय भी कितने अंक का आएगा, 2 अंक का आएगा। प्रत्यय भी कितने अंक का आएगा, 2 अंक का आएगा। ठीक, तो यहां पर भी क्या होता है, लेकिन यहां पर 2 शब्द बनाने होते हैं। ठीक, एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द, फिर दूसरे प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द, तो वहां पर भी आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। फिर उसके बाद क्या आता है, समास। समास क्या आता है, ये भी 2 अंक का आएगा। वहां पर कुछ सामासिक पद दिए रहेंगे, पूछेगा इसमें कौन सा समास है, या पूछ लेगा, कहेगा कि समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। ठीक, जैसे दे आपको माता पिता, पूछ लेगा कि बताइए माता पिता में कौन सा समास है, और समास विग्रह भी कीजिए। तो वहां पर आप क्या करेंगे, बताएंगे कि क्या है, द्वंद्व समास, और समास विग्रह जो होगा माता और पिता, हो गया है आपका। ठीक, तो यहां पर भी ना ओवर राइटिंग होने का चांस है, ना नंबर कटने का चांस है। ठीक, तो ये समास से आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। क्या होता है, पर्यायवाची शब्द आता है, मतलब 2 शब्दों का प्रयोग करके 2 पर्यायवाची देना होता है। तो अब वहां पर पर्यायवाची ऐसा देता है कि लगभग 95% बच्चों को वहां पर पर्यायवाची पता ही होती है। ठीक, तो वहां पर भी आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आता है तत्सम। तत्सम से आता है, वो भी क्या होता है, 2 अंक का होता है। वहां पर दे देगा कुछ तद्भव शब्द दे देगा, कहेगा इसको तत्सम में चेंज करिए, या तत्सम दिया रहेगा, कहेगा इसका तद्भव बताइए, केवल 2 शब्दों का। ठीक, तो वो भी आपका कितने नंबर का रहेगा, 2 अंक का होगा। बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या होता है, फिर आता है संस्कृत में अनुवाद। क्या होता है, संस्कृत में अनुवाद आता है। ठीक, वहां पर 4-5 वाक्य दिया रहता है, और 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना होता है। वो कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा।
ठीक, मतलब 2 ट्रांसलेशन 2 अंक का। अब बात समझ में आई? तो ये संस्कृत से आएगा। फिर उसके बाद आता है लकार रूप लिखने के लिए आता है। ठीक, ये भी कितने नंबर का आएगा? 2 अंक का। मतलब वहां पर आपको लकार इस तरीके से नहीं देगा कि पठ धातु का, ठीक, कि पठ धातु का लंग लकार पूरा रूप लिखने के लिए नहीं देगा। वहां पर दे देगा कि खाद, जैसे खाद धातु है, खाद धातु का तृतीया सॉरी खाद धातु का बहुवचन और उत्तम पुरुष ऐसे पूछेगा। ठीक, मतलब वहां पर आपको केवल एक शब्द लिखने के लिए देगा। तो लेकिन उसके लिए आपको याद तो करना जरूरी है, याद रहेगा तभी कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? 2 अंक का ये आएगा। और उसके बाद विभक्ति रूप क्या आता है? विभक्ति रूप आता है, और वो कितने नंबर का होता है? वो भी 2 अंक का होता है। और वहां पर आपसे वहां पर भी ऐसे पूछता है कि जैसे दे देगा कि जैसे कोई शब्द दे दिया, जैसे दे दिया कि रामात, जैसे क्या दे दिया? रामात। अब पूछेगा रामात की विभक्ति, ठीक, विभक्ति वचन ये बताना है आपको। ठीक, विभक्ति वचन ये आपको बताना है, मतलब कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। ठीक, इस तरीके से। और वहां पर लिंग भी हो सकता है कि पूछ ले, तो इस तरीके से वहां पर पूछ लेता है। या आपको ऐसे दे दे कि फल का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। ठीक, तो इस तरीके से वहां पर आपसे 2 नंबर का पूछेगा, लेकिन यहाँ 2 आता है। ठीक, का और खा करके 2 आता है, तो 1-1 नंबर का 2 रहेगा। फिर उसके बाद क्या आता है? आपका जो है संधि भी है। ठीक, वहां पर दे सकता है कि आप संधि करिए, या संधि विच्छेद करने के लिए दे सकता है, और साथ में संधि का नाम भी दे सकता है। ठीक, तो वहां पर आपको 2 संधि करना रहेगा। ठीक, या तो विच्छेद करने के लिए आएगा या तो संधि करने के लिए, तो ये भी 2 अंक का हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? हाँ, और इसके बाद आता है आपका एक चीज और होता है जिसको काफी जगह पढ़ाया भी नहीं जाता, और वहां पर अलग अलग जिले में क्या है, या कहें तो मंडल में क्या होता है, वहां अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ प्रयागराज में हूं, तो मैं प्रयागराज का बता रहा हूं, तो वहां पर जो खंड काव्य, ठीक, क्या होता है? खंड काव्य होता है। और प्रयागराज में क्या चलता है? अग्र पूजा। क्या होता है? अग्र पूजा खंड काव्य होता है। तो यहां से केवल क्या होता है? 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछता है और एक का आंसर देना होता है। ठीक, और वो कितने नंबर का होता है? वो होता है 3 अंक का। कितने का होता है? 3 अंक का होता है। ठीक, ऐसे ही अलग अलग मंडल में जो है अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पर आपको अग्र पूजा का ही बताऊंगा। ठीक, मैं यहाँ पर आपको अग्र पूजा का ही बताऊंगा। फिर उसके बाद आपका आता है क्या? एक निबंध लिखने के लिए आता है, और वो आता है कितने? 6 अंक का। क्या आता है? 6 अंक का आता है। तो इस तरीके से आपका क्या है? आपका टोटल जो पूर्णांक बनता है वो आपको यहाँ पर जो आपको यूपी बोर्ड में एग्जाम देना है वो बनता है 70 अंक का। कितने का बनता है? 70 अंक का। लेकिन टोटल कितने का बनता है? टोटल कितने का बनता है? टोटल बनता है 100 अंक का। टोटल कितना बनता है? 100 अंक का बनता है। मतलब कुल कितने होते हैं? 100 अंक होता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि जब 70 नंबर का पेपर हो रहा है तो 30 अंक कहाँ गया? तो 30 अंक जो आपका होता है वो आप अपने विद्यालय में, ठीक, आप जहां पढ़ रहे हैं तो वहां पर जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं जिसको आप लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, ठीक, तो वो 30 नंबर आपके विद्यालय के ऊपर डिपेंड होता है कि 30 नंबर आपके कार्यकलाप, आपके विद्यालय में जो आप किस तरीके का अनुशासन है, आपका व्यवहार कैसा है, ठीक, आप का प्रैक्टिकल कैसा गया है, ठीक, तो वहां पर उस पर डिपेंड करता है। तो वहां के आपके विद्यालय के टीचर और आपका विद्यालय क्या करता है, वो 30 अंक जो है आपको निर्धारित किया गया है वहां पर, तो वहां पर आपका विद्यालय देगा। ठीक, तो लेकिन अब देखिए जो मैंने टारगेट किया अभी 96 और 97, ठीक, 95 से 97 जो मैंने टारगेट फिक्स किया, अब वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने विद्यालय से कितने अंक लेकर आते हैं। ठीक, आप अपने विद्यालय से
कितने अंक लेकर आते हैं। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, 70 में से क्या करेंगे, कम से कम 65 और 68 तक, ठीक, 65 से 60। कोशिश तो 100 की 100 होगी, कोशिश तो 100 की 100 होगी, लेकिन 100 मैं करूंगा और आपकी थोड़ी सी गलती आपको क्या करेगी, नीचे ला सकती है, क्योंकि आपकी राइटिंग और आपकी ओवर राइटिंग डिपेंड करती है, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पर इतने की कोशिश करेंगे, इतने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक। तो वो आपका 30 नंबर, अगर आपको यहाँ से 30 पूरा मिलता है, अगर आपकी एक्टिविटी अच्छी रही, आपके विद्यालय में आपने अच्छा सब कुछ किया है, तो आपको 30 में 30 मिलेगा, ठीक। और नहीं तो फिर 28, 29, 27, 25 ऐसे मिलेगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पर इतना नंबर लेने के बाद भी क्या होंगे, फिर 85, 86, 89, 90 के एबव में रहेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब मेरी जिम्मेदारी कहाँ पर बनती है, इस पर, क्योंकि कॉलेज में वो आपकी जिम्मेदारी कॉलेज की है, ठीक। तो ये आप पर डिपेंड करेगा। तो ये आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आया होगा, ठीक, ये आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। तो अब कल से हम इसी सिलेबस के अनुसार क्या करेंगे, आगे पढ़ाई जारी रखेंगे। और कल से क्लास 10th की क्लास आपकी हिंदी की शुरू होने वाली है। और उसके बाद इंग्लिश की भी आपकी हाई स्कूल की क्लास लगभग 15-20 दिन बाद आपकी हाई स्कूल इंग्लिश की भी क्लास इसी विहान क्लासेस से शुरू की जाएंगी, ठीक। तो और जिन बच्चों के पास हिंदी की बुक नहीं है, होता क्या है कि बच्चे 9th में हैं और 10th की बुक कहाँ से होगी, तो वो अपनी थोड़ा दाएं बाएं से व्यवस्था कर लेंगे अगर हो जाए तो। और नहीं तो मैं यहाँ पर बोर्ड पर काव्य पंक्तियां लिख दूंगा, ठीक, बोर्ड पर काव्य पंक्तियां लिख दूंगा। और उसके बाद मैं वहां पर उसकी पूरी व्याख्या और सब कुछ बताऊंगा। और आपकी एक जिम्मेदारी होगी कि जो काव्य पंक्तियां लिखी रहेंगी उसका आप स्क्रीनशॉट करेंगे, ठीक, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक। और उसके बाद जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे तो आप उसी काव्य पंक्तियों से करेंगे। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि मैं यहाँ पर व्याख्या भी करता रहूंगा और आप काव्य पंक्तियां देखकर व्याख्या करेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा सही नहीं होगा। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास बुक की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, ठीक। और जिन बच्चों के पास बुक की व्यवस्था हो जाएगी वो अपने बुक से ही सारे कार्य करेंगे, ठीक। तो ये आप समझ में आ गया होगा, ठीक।